इनर इंजीनियरिंग। खंड 1। खुद बनाए अपना भाग्य। एक बार मैं धरती पर गरीबी कैसे दूर की जाए विषय पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने गया। वहाँ जिम्मेदारी के पदों पर काम करने वाले कई प्रतिष्ठित प्रतिभागी मौजूद थे और साथ ही नोबेल पुरस्कार पाने वाली कई हस्तियां भी। सम्मेलन के दौरान एक मौके पर एक प्रतिभागी ने कहा, हम इन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या यह सब ईश्वर की इच्छा नहीं है? मैंने जवाब दिया, हाँ, अगर कोई और मर रहा है, कोई और भूखा है, तो यह जरूर ईश्वर की इच्छा होगी। लेकिन अगर आपका पेट खाली है, अगर आपका बच्चा भूख से मर रहा है, तो इससे जूझने के लिए आपके पास अपनी योजना होगी कि नहीं? जब भी बात अपनी जिंदगी की आई, तब हमने फैसले अपने हाथों में ले लिए। लेकिन जहाँ लोगों के दुर्भाग्य की बात आती है, तो हम उसे भाग्य कहकर अपना ज्ञान बघारने लगते हैं। और वाकई यह कितना सुविधाजनक शब्द है। भाग्य हमारा एक प्रिय बहाना बन गया है, असफलता से निपटने का एक तरीका और हर तरह की असहज स्थितियों में खुद को समझाने का एक फरेब। लेकिन भीतर की ओर रुख करना, निष्क्रियता से कार्यशीलता की ओर जाने, भाग्य का शिकार होने के बजाय अपने भाग्य का स्वामी बनने की दशा में पहला कदम है। 100 साल पहले तक जिन विभिन्न प्रकार की बीमारियों को लोग भगवान की मर्जी समझकर हाथ खड़े कर देते थे, वे आज हमारे काबू में हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कुछ खास स्थितियों पर नियंत्रण पा लिया है। पोलियो इसका एक उदाहरण है। कुछ समय पहले तक पोलियो शब्द से ही लोग आतंकित हो जाते थे। जब मैं बड़ा हो रहा था, उस समय मैंने स्कूल और आस पड़ोस में अपनी उम्र के कई बच्चों को पोलियो से पीड़ित देखा था। वे अपना जीवन पहिए वाली कुर्सी के सहारे चलाने के लिए अभिशप्त थे। यह एक आम बात थी और सभी जानते थे कि वे कभी अपने पैरों पर नहीं चल पाएंगे। उनकी तकलीफ को आमतौर पर भगवान की मर्जी या भाग्य मान लिया जाता था। 20वीं सदी की शुरुआत में औद्योगिक देशों में पोलियो का खौफ सबसे अधिक था, क्योंकि इसने हजारों बच्चों को स्थायी रूप से अपंग बना दिया था। वर्ष के दशकों में असरदार टीके विकसित हुए, जिन्होंने इस बीमारी को मिटाने में मदद की। जब विकासशील देशों में इसे एक बड़ी समस्या के रूप में पहचाना गया, तो रोग प्रतिरक्षा के कार्यक्रम शुरू किए गए। 1988 में एक साल के अंदर दुनिया भर में 3,50,000 बच्चे पोलियो के शिकार पाए गए थे। लेकिन 2013 में यह आंकड़ा घटकर 416 पर आ गया। साल 2012 तक भारत पोलियोग्रस्त देशों की सूची से बाहर निकल आया था। सरकारी समर्थन, सार्वजनिक निजी भागीदारी, सस्ते और कारगर टीके, सामुदायिक भागीदारी और वैश्विक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मिले जुले प्रयासों ने यह साबित कर दिया कि तमाम बाधाओं के बावजूद भारत जैसे विशाल व चुनौतीपूर्ण देश में भी पोलियो का उन्मूलन संभव है। मनुष्य होने का मतलब है कि आप जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, उन्हें जैसा चाहे ढाल सकते हैं। लेकिन आज दुनिया में ज़्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों में ढल जाते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके सामने जो हालात आते हैं, वे उनकी प्रतिक्रिया में जीवन बिता देते हैं। अब एक लाजमी सवाल उठता है, मैं ऐसे हालात में क्यों हूँ? क्या यह मेरा भाग्य नहीं है? हम जिस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, जिसका तार्किक रूप से मतलब नहीं निकाल सकते,
उस पर भाग्य का ठप्पा लगा देते हैं। यह सब तसल्ली तो देता है, लेकिन हमें असक्त बना देता है। परिस्थितियों को अपने मन मुताबिक डालने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होता है कि आप कौन हैं। असल बात यह है कि आप अभी तक नहीं जानते कि आप कौन हैं। आपने जो चीज़ें इकट्ठा की हैं, उनका कुल योग आप नहीं हैं। फिलहाल हर चीज़ जिसे आप मैं समझते हैं, वह बस एक इकट्ठा किया हुआ ढेर है। आपका शरीर भोजन का एक ढेर मात्र है। आपको अपनी पांचों इंद्रियों से जो प्रभाव इकट्ठा किए हैं, आपका मन सिर्फ उसका एक ढेर है। आपने जो इकट्ठा किया है वह आपका हो सकता है, लेकिन वह कभी आप नहीं हो सकते। फिर आप कौन हैं? यह चीज़ आपके अनुभव में आना अभी बाकी है। वह अब तक अचेतन अवस्था में है। आपने जो कुछ संचित किया है, जिसके जरिए आप अपना जीवन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, न कि उसके जरिए जो आप हैं। और तो और आपने जो इकट्ठा किया है, उसके बारे में आप 100% सचेतन भी नहीं हैं। दरअसल समय के साथ आपने जो प्रभाव जमा किए हैं, उनके आधार पर आपने कुछ प्रवृत्तियां हासिल कर ली हैं। इन्हें पूरी तरह रूपांतरित किया जा सकता है अगर आप अपने अंतर्मन पर थोड़ी मेहनत करते हैं। अगर आप कुछ खास आंतरिक तकनीक अपनाते हैं, तो आप थोड़े समय में ही खुद को पूरी तरह से नया रूप दे सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मौजूदा प्रवृत्तियां क्या हैं, जीवन आपके पिछले अनुभव कैसे हैं, आपकी आनुवंशिकता क्या है और आपका परिवेश कैसा है। इस अस्तित्व में सब कुछ एक खास मौलिक नियम के अनुसार स्वाभाविक रूप से हो रहा है। अगर आप अपने जीवन की अंदरूनी प्रकृति को जानते हैं, यह जानते हैं कि वह कैसे काम करता है, तो आप उसका पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते हैं। लेकिन ऐसा आप प्रकृति के नियमों के द्वारा तय मानदंडों के अंदर ही कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? चलिए एक ठोस उदाहरण से इसको समझते हैं। हालांकि हम पंखहीन प्राणी हैं, फिर भी हम पिछले 100 सालों के दौरान उड़ने में सफल हो गए। कैसे? प्रकृति के नियमों को तोड़कर नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों की गहरी समझ के जरिए ही हम ऐसा कर पाए। इसलिए इस किताब में हम जिस तकनीक पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह बहुत गहरे विज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसके जरिए एक कुशल इंसान जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया को भी अपने हाथों में ले सकता है। आपका भाग्य अनजाने में आप खुद लिखते हैं। अगर आपको अपने भौतिक शरीर पर अधिकार हासिल है, तो आपका 15-20% जीवन और भाग्य खुद आपके हाथों में होगा। अगर आपका आपके मन पर अधिकार है, तो आपके जीवन और भाग्य का 50-60% आपके हाथों में होगा। अगर अपनी जीवन ऊर्जाओं पर आपका अधिकार है, तो आपका जीवन और भाग्य पूरी तरह से आपके हाथों में होगा। अभी भी आप अपने जीवन का चुनाव स्वयं कर रहे हैं, लेकिन यह चुनाव आप पूरी तरह से अनजाने में कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी आप अनजाने में करते हैं, उसे आप जागरूक अवस्था में भी कर सकते हैं। यह जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देता है। अज्ञानता और आत्मज्ञान के बीच यही फर्क है। आपके भीतर गुस्सा, डर, चिंता और तनाव के रूप में अप्रियता इसलिए घटित हो रही है, क्योंकि आपकी बुनियादी क्षमताएं, आपका शरीर, दिमाग और जीवन ऊर्जाएं अपने ही तरीके से काम कर रहे हैं। जब शरीर और दिमाग को आपके भीतर मौजूद जीवन के अनुसार चलना चाहिए, तो अभी आपका जीवन शरीर और दिमाग का गुलाम क्यों है? जीवन को जिस तरह चलना चाहिए, क्या यह उसका पूर्ण विकृत रूप नहीं है? भाग्य को हाथ में लेने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ आपके अनुसार होगा। बाहर की दुनिया कभी 100% आपके मुताबिक नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें तमाम तरह की चीज़ें शामिल हैं।
बाहर की दुनिया को भी अपनी मर्जी से चलाने की इच्छा रखना फतह, निरकुंठता और तानाशाही का मार्ग है। एक बार की बात है, शंकरन पिल्लई अपने दोस्तों के साथ शराब पीने गए। उन्होंने सोचा कि वे फटाफट शराब पीकर रात 8 बजे तक घर लौट जाएंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने फटाफट एक पैग लिया, फिर दूसरा पैग, फिर एक और पैग, और फिर फटाफट एक और पैग। उन्होंने घड़ी पर नज़र डाली। रात के 2:30 बज चुके थे। वे बार के स्टूल से उतरे। यह दुनिया बड़ी जालिम है। यहाँ आदमी से उम्मीद की जाती है कि वह लगातार घूम रही गोल धरती पर चले। बड़ी फुर्ती और कुशलता से उन्होंने खुद को संतुलित किया और घर की तरफ चलने लगे। उन्होंने बगीचे से होकर जाने वाला एक छोटा रास्ता लिया, लेकिन गुलाब की झाड़ियों में औंधे मुंह गिर पड़े। उनका चेहरा बिगड़ गया। उन्होंने किसी तरह खुद को खड़ा किया और अपने रास्ते पर आगे बढ़े। इसी हालात में वे घर पहुंचे और वहां चाबी डालने का छेद ढूंढने की कोशिश करने लगे। लेकिन आजकल चाबी के छेद भी कितने छोटे बनते हैं। इसमें 20 मिनट और लग गए। आखिरकार वे घर के अंदर घुसे और लड़खड़ाते हुए बेडरूम में पहुंचे। सौभाग्य से पत्नी गहरी नींद में थी। वे बाथरूम में गए और आईने में खुद को देखा। उनका चेहरा खरोंचों से भरा हुआ था। उन्होंने दवाई की अलमारी खोली, कुछ दवाइयाँ निकाली और एक बैंडेड का डिब्बा खोलकर जैसे तैसे चेहरे की मरहम पट्टी की। फिर वे चुपके से जाकर बिस्तर पर सो गए। अगली सुबह उनकी पत्नी ने उनके चेहरे पर एक बाल्टी ठंडा पानी फेंक दिया। वे चौंक कर जागे और खुद को तरबतर पाकर कहा, क्यों क्यों, आज तो रविवार है। पत्नी ने कहा, अरे बेवकूफ़, तुम फिर से पीने लगे। नहीं प्रिये, मैंने तुमसे 6 महीने पहले वादा किया था, तब से एक बूंद तक नहीं छुई है। उसने उन्हें कमीज से पकड़ा और घसीटते हुए बाथरूम में ले गई और सामने शीशा दिखाया। सारी बैंडेड शीशे पर चिपकी हुई थी। जब आप पीड़ा क्लेश या गुस्से में होते हैं तो वह समय अपने भीतर झांकने का होता है, न कि अपने आसपास देखने का। खुशहाली पाने के लिए जिसको ठीक करने की ज़रूरत है वह सिर्फ आप हैं। आप यह भूल जाते हैं कि जब आप बीमार होते हैं तब आपको ही दवाइयों की ज़रूरत होती है। जब आप भूखे होते हैं तो आपको ही भोजन की ज़रूरत होती है। तो यह सिर्फ आप ही हैं जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन इस साधारण सी बात को समझने में लोग कई जीवन लगा देते हैं। अपना भाग्य खुद लिखने का यह मतलब नहीं कि आपको दुनिया में हर स्थिति पर काबू पाना होगा। अपना भाग्य खुद रचने का मतलब है कि आप अपनी खुशहाली और अपनी चरम प्रकृति की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके इर्द गिर्द जीवन की स्थितियाँ कैसी हैं। इसका सीधा मतलब यह है खुद को इस तरह बनाना कि आपको इर्द गिर्द चाहे जो भी घटनाएं या परिस्थितियां हो, आपको उनके नीचे दब नहीं जाना बल्कि उन पर सवार होना है। आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब अस्तित्व पर अपनी धारणा थोपना नहीं, बल्कि खुद को इस तरह बनाना है कि सृष्टि व सृष्टिकर्ता और इस अस्तित्व का हर परमाणु आपके सामने झुकने से खुद को न रोक सके। जब आप अपनी पसंद और नापसंद के पीछे भागते हैं तो आप इस विशाल अस्तित्व में अकेला महसूस करते हैं। खुद को लगातार असुरक्षित, अस्थिर और मनोवैज्ञानिक रूप से चुनौती भरा पाते हैं। लेकिन एक बार जब अस्तित्व आपके सामने झुक जाता है तो यह आपको कृपा की अलग जगह पर पहुंचा देता है, जहां हर कंकड़, हर चट्टान, हर पेड़, हर परमाणु आपसे ऐसी भाषा में बात करता है जो आप समझते हैं। हर पल आपके आसपास लाखों चमत्कार होते हैं। फूलों का खिलना, चिड़ियों का चहचहाना, भौरों का गुंजन करना,
बारिश की बूंदों का गिरना और शाम की ताज़ी हवा के साथ हिमकणों का उड़ना, हर जगह चमत्कार होता है। अगर आप इसे जीना सीख जाते हैं तो जीवन हर रोज़ चमत्कार से कम कुछ नहीं है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। आपकी ज़िंदगी तब तक सही नहीं हो सकती जब तक कि आप सही काम नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप खुद को अच्छा इंसान मानते हों, लेकिन अगर आप अपने बगीचे में पानी नहीं देते तो फूल कैसे आएंगे? अगर आप नतीजे चाहते हैं तो आपको सही काम करने पड़ेंगे। दरअसल अच्छे बुरे के फैसले मानवीय और सामाजिक स्थितियों से तय होते हैं। सामाजिक मानदंड के रूप में ये ठीक है, लेकिन अस्तित्व इन निष्कर्षों पर परवाह नहीं करता। अस्तित्व राय नहीं बनाता। यह हम सबके साथ एक ही तरीके का बर्ताव करता है। जाड़े की एक सुबह मिशिगन में एक बुजुर्ग आदमी बर्फीली झील में मछली पकड़ने निकला। सुबह के 10 बजे थे। उसने बर्फ में एक छोटा छेद किया और बगल में बियर की टोकरी लेकर बैठ गया। मछली पकड़ना आसान खेल नहीं, बहुत धैर्य का काम है। वह इस बात को जानता था। वह कांटा डालकर इंतजार करने लगा। टोकरी से एक एक करके बियर की बोतलें खाली होने लगी। उधर मछली रखने की टोकरी भी खाली ही रही। दिन चढ़ता गया। दोपहर बाद 4 बज गए, लेकिन उसकी टोकरी अब भी खाली थी। इधर बियर की टोकरी भी खाली हो गई। तभी वहाँ एक नौजवान आया। वह अपने साथ एक बड़ा स्टीरियो लेकर आया था, जिसमें खूब तेज आवाज़ में गाना बज रहा था। उसने पास में एक बर्फ़ में एक छेद बनाया और वहीं मछलियाँ पकड़ने लगा। उसका कानफाड़ू गाना बजता रहा, लेकिन उस बुजुर्ग ने नौजवान को उपेक्षा भरी नज़रों से देखा और बुदबुदाया, यहाँ मैं सुबह से चुपचाप बैठा हूँ और अब तक एक भी मछली नहीं आई, और यह मूर्ख सोचता है कि दोपहर 4 बजे आकर तेज संगीत के शोर में मछली पकड़ लेगा। एक नौजवान मूर्ख जैसा कोई मूर्ख नहीं होता। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब 10 मिनट बाद ही लड़के ने एक बड़ी मछली पकड़ ली। बुजुर्ग ने इसे संयोग मानकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन 10 मिनट बाद लड़के ने एक और बड़ी मछली पकड़ ली। अब वह बुजुर्ग उस लड़के को अनदेखा नहीं कर सकता। वह उस लड़के को आश्चर्य से देखने लगा, और जब नौजवान ने एक और बड़ी मछली पकड़ ली तो उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। अब बुजुर्ग अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर धीरे धीरे चलकर उस नौजवान के पास पहुंचा। उसने पूछा, इसका राज क्या है? मैं यहाँ सुबह से बैठा हुआ हूँ और मेरी टोकरी अब तक खाली है, लेकिन तुमने आते ही 3 बड़ी मछलियाँ पकड़ ली। क्या हो रहा है? लड़का बुदबुदाया, रू रा रू रा रम। बूढ़े आदमी ने कान पर हाथ लगाकर सुनने की कोशिश की और पूछा, क्या? लड़के ने स्टीरियो की आवाज़ धीमी करके कहा, रू रा रू रा रम। बूढ़ा आदमी हैरान हो गया। उसने कहा, जो तुम कह रहे हो मैं एक शब्द भी नहीं समझ पा रहा हूँ। नौजवान ने उनके हाथों में कोई गोल सी चीज़ थूक कर कहा, आपको मछली पकड़ने वाले चारे को गर्म रखना होता है। जब तक आप सही चीज़ें नहीं करते तब तक आपके साथ सही चीज़ें नहीं होगी। सिद्धांत और दर्शन का सिर्फ सामाजिक महत्व है। यही समय है अपने आप को एक जागृत जीवित इंसान के रूप में जगाने का, न कि अपने आप को एक मनोवैज्ञानिक पहेली बनाने का। तभी आपका भाग्य आपका अपना होगा, 100% आपका अपना। यह महज वादा नहीं बल्कि गारंटी है।